गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की। अगली एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की हम लोग ले रहे हैं, वो ये कि आपके पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल। सेल का जो शेप है, ऑब्वियस शेप आपके पास में स्फीयर है, और ये पर्टिकुलर जो है स्फेरिकल थिन शेल हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये थिन शेल है आपके पास में। इस पर्टिकुलर थिन शेल पे जो चार्ज है, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम लोग इस पर्टिकुलर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, लेट अस से सिग्मा। सिग्मा क्या आपके पास में चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट वी आर टेकिंग एज कांस्टेंट। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है? हमारे पास में दिया हुआ है सबसे पहले कि सिग्मा इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया? कांस्टेंट। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या करना है? इस पर्टिकुलर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, एक तो इस पर्टिकुलर थिन शेल के बाहर, एक पर्टिकुलर थिन शेल के ऊपर, एक जो है पॉइंट थिन शेल के अंदर। अगर हम लोग इसका रेडियस मान रहे हैं कैपिटल आर, तो आपके पास में 3 केस हैं। आपके पास में केस ए हो गया जब आप जो है क्या है थिन शेल के बाहर है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है? सेंटर से डिस्टेंस। सेंटर से आप जो है ऐसे पॉइंट पे चले जाइए सो दैट कि वो पर्टिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर से ज्यादा हो, तो आप जो है क्या होंगे? थिन शेल के बाहर। सेकंड कौन सा केस ले लोगे? सेकंड केस ले लोगे स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, मतलब अब आपका जो है यहां से लेकर के यहां तक पहले आर था, अब वो आर यहां पर है, मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। आप इस पर्टिकुलर थिन स्फीयरिकल सरफेस पे। तीसरा केस कौन सा ले लेंगे? तीसरा केस ले लेंगे स्मॉल आर इज इनसाइड द कैपिटल आर, मतलब सेंटर से जो आपके पास में डिस्टेंस है, इस थिन सेल के सेंटर से जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपका जो कैपिटल आर से कम, मतलब अंदर है, अंदर। तो आउटसाइड, ऑन द सेल एंड इनसाइड। 3 केसेस हैं। स्माइलिंग फिजिक्स, मेरा नाम है वरुण तिवारी। पढ़ते रहो, मस्त रहो, मस्त रहकर पढ़ो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है? ग्रिप मत छोड़ना, डिमोलाइज नहीं होगे और हमेशा मोटिवेट होकर के पढ़ोगे। चलो बात करते हैं हम लोग कि इस पर्टिकुलर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को 3 जो है जगह पर कैसे निकालेंगे। यूज करेंगे बच्चों क्या? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की वजह से हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से हम लोग जो है 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग जो है गॉस थ्योरम यूज करेंगे तो गॉस थ्योरम में क्या करते हैं? हम लोग जो है एक क्लोज गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कि प्रेफरेबली इस पर्टिकुलर चार्ज सिस्टम के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो। तो ऐसा कौन सा आपको जो है सरफेस मिलेगा जो कि इस पर्टिकुलर, ऐसा कौन सा क्लोज्ड सरफेस मिलेगा जो कि इस पर्टिकुलर जो है चार्ज डिवाइस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली आपके पास में प्लेस्ड हो? तो वो आपके पास में हो गया कॉमन सेंटर मान करके एक और स्फीयर, कॉमन सेंटर मान करके एक और स्फीयर। तो गॉसियन सरफेस क्या हो गया? गॉसियन सरफेस हो गया हमारा, ब्रोकन लाइन से दिखला रहा है ताकि थोड़ा सा अलग दिखलाई पड़े, ब्रोकन लाइन से दिखला रहे हैं हमारे पास ताकि अलग दिखलाई पड़े। गॉसियन सरफेस क्या हो गया? गॉसियन सरफेस हमारे पास में हो गया एक क्लोज्ड स्फीयर, एक हमारे पास में क्लोज्ड, ब्रोकन लाइन से दिखा रहा है, एक क्लोज्ड स्फीयर जिसका कि सेंटर और आपके पास में जो थिन चार्ज सेल है उसका सेंटर क्या है? कॉमन। दोनों का सेंटर आपके पास में है कॉमन, कंसेंट्रिक कॉमन सेंटर, दोनों का सेंटर आपके पास में क्या है? कॉमन। अच्छा, आपने क्या करना है? आपने जो है इस पर्टिकुलर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है फील्ड, मतलब ये पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास में से स्मॉल आर, ये पर्टिकुलर यहां से आते डिस्टेंस क्या हो गया? स्मॉल है, स्मॉल इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। आप थिन सेल के बाहर, ये आपके पास में क्या हो गया? एक स्फेरिकल सरफेस जिसका की रेडियस, ऑब्वियसली आप क्या लेंगे? आप लेंगे स्मॉल आर। तो हम मार्क कर दे रहे हैं आपका जो रेडियस है क्या? गॉसियन स्फेरिकल सरफेस का, वो क्या आपके पास में? स्मॉल आर। ये आपके पास में मार्क हो गया स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। आप थिन सेल के बाहर कौन सा पॉइंट सेलेक्ट कर लिया? इस पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या निकालना है? इस पर्टिकुलर थिन शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम आपको बता दें जो पर्टिकुलर रिजल्ट आप ऑब्टेन करोगे थिन शेल के लिए, वही पर्टिकुलर रिजल्ट हॉलो मेटालिक स्फीयर, सॉलिड मेटालिक स्फीयर के लिए भी एप्लीकेबल होगा।
हॉलो मेटालिक स्फीयर सॉलिड मेटालिक स्फीयर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। दोनों हॉलो मेटालिक स्फीयर सॉलिड मेटालिक स्फीयर में कोई भी अगर आप चार्ज दोगे तो चार्ज आउटर सरफेस पे आउटर लेयर पे डिसाइड करता है, याद रखेंगे आप। अच्छा सर आगे क्या, आगे कि आपने क्या मान लिया, आपने जो है एक जो है क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस ले लिया जिसका कि सेंटर गिवन जो है आपके पास में थिन शेल के सेंटर से कॉमन है, और आपके पास में यहां से लेकर के यहां तक आर है, यहां से लेकर यहां तक आर है, पी पॉइंट इज अंडर कंसीडरेशन। अगर आप इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस को देखोगे, इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, इस पर्टिकुलर चूजन गॉसियन सरफेस के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अच्छा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पर्टिकुलर चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करो, ये रेडियल लाइन हो गई, रेडियल लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना। सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करो, ज्वाइन कर रहे हैं हम ब्रोकन लाइन से, उसके बाद में इस रेडियल लाइन को क्या कर देते हैं हम लोग, आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमारे पास में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये हमारे पास में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, हमारे पास में जो इस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। अगर ये पर्टिकुलर रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मीट करेगी, तो इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस का सेंटर और थिन शेल का सेंटर क्या है, कॉमन, तो यहाँ भी क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर अगर आप छोटा सा एरिया ले लोगे, बहुत छोटा सा एरिया क्यों, ताकि उस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सके, बहुत छोटा सा एरिया ले लोगे तो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया पे परपेंडिकुलर होगी। ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से एरिया पे परपेंडिकुलर होगी, इस छोटे से एरिया पे परपेंडिकुलर होगी। एरिया वेक्टर क्या हो गया, एरिया वेक्टर आपके पास में ये हो गया, ये आपके पास में जो है एन कैप हो गया, से एन कैप, ये पॉइंट पी आपके पास में एन कैप हो गया, इस पर्टिकुलर एरिया पे आपके पास में एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में थीटा इक्वल टू 0। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस पे जो कि आपने सेलेक्ट किया है, छोटे पॉइंट एरिया आप लेंगे, छोटे पॉइंट एरिया लेंगे, हर पर्टिकुलर पॉइंट एरिया पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा सेम सिमेट्री की वजह से, और डायरेक्शन जो होगा वो उस पर्टिकुलर एरिया पे परपेंडिकुलर या उस पर्टिकुलर एरिया का जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में, थीटा इक्वल टू 0। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास में ये मान लो कि आपके पास में गॉसियन सरफेस है, तो यहाँ पर आप ये पर्टिकुलर जो है गॉसियन सरफेस है, स्मॉल आर इसका रेडियस है, तो यहाँ पे छोटा सा एरिया लोगे, छोटा सा एरिया यहाँ पे लोगे, यहाँ पे छोटा सा एरिया लोगे, तो इस छोटे से एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपके पास है, परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, मैग्नीट्यूड में ये सब क्या होंगे, ई सेम होंगे। तो आपको क्या करना है, क्या करते हो आप गॉस थ्योरम अप्लाई करते समय आप ये करते हो कि आप जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो। हम लोग बार बोल रहे थे अपने मेथड से, या हमारा मतलब है क्या, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का सम करके आप जो है क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर है, या एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे हमारे पास में देखो ओरली आ जाएगा तुम्हारे पास में क्या, अगर हम लोग बात करें इस पॉइंट पर हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास में एरिया के परपेंडिकुलर है। अच्छा ये आपके पास में क्या है, एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई परपेंडिकुलर है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपके पास फ्लक्स कितना हो गया, इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस से फ्लक्स आपके मेथड से हो गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बात मैं बोल रहा हूं कि अगर आप अपने मेथड से फ्लक्स निकालेंगे तो आपका जो फ्लक्स हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग केस ए की बात करें, यहाँ पर हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं केस ए में अगर हम लोग फॉर्मल वे में प्रेजेंटेशन दें, इससे निकलने वाला फ्लक्स, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे यहाँ पर फाई इक्वल टू सम क्या, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए ओवर द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस आपके पास में गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। अच्छा अगर आप देखोगे
यहाँ पर फाइव फर्दर, तो फाइव इक्वल टू क्या होगा, आपके मेथड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास सम हो गया, आपके पास में होगा E इंटू DA, और आपके पास में हर पर्टिकुलर DA पे एरिया, हर पर्टिकुलर DA के लिए एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक सेम, थीटा इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे लिखोगे cos 0। E के आपके पास में कांस्टेंट, तो फाइव इक्वल टू आपके पास मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट, आपके पास में सम DA ओवर द क्लोज सरफेस हो गया। cos 0 क्या होता है भाई, cos 0 आपके पास में हो गया 1, ये cos 0 आपके पास में हो गया 1। अच्छा, DA का सम ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू योर सरफेस एरिया, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 4 पाई r स्क्वायर, ये आपके पास में हो गया 5, ये आपके पास में हो गया E इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू E इंटू आपके पास में हो गया 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया जो है आपके, ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में आपका मेथड फ्लक्स निकालने का। EDA cos थीटा से आपने क्या कर लिया, फ्लक्स निकाल लिया। cos क्या कहता है, cos ये कहता है कि भाई सुनो, तुम्हारे पास में इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से जितना भी फ्लक्स जाएगा, वो पर्टिकुलर फ्लक्स इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा, वो पर्टिकुलर नेट चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तो ये आपके पास में क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास में आपका मेथड हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है आपके पास है फाई, ये बराबर नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय आपके पास में क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज इनसाइड क्या कितना हो गया, जितना कि सरफेस पे, तो आपके पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, माने यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, यूनिट एरिया पे चार्ज आपके पास में है, यूनिट एरिया पे चार्ज आपके पास में कितना है, सिग्मा। तो आपके पास में एरिया कितना है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर पे आपके पास में चार्ज कितना होगा, सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी को 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में Qm इज इक्वल टू आ गया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आपके पास में क्या होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय आपके पास में एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q नेट कितना है, Q नेट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा क्या लिया कांस्टेंट, R क्या है आपके पास में इस पर्टिकुलर जो है थिन स्फेरिकल सेल का रेडियस कैपिटल R। ये क्या हो गया आपके पास में, ये आपके पास में हो गई से इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों, ये भी फ्लक्स आपका मेथड भी सही है और गॉस थ्योरम भी आपके पास में सही है, दोनों कंपेयर कर दो, तो आप लिखोगे नाउ क्या आपके पास में हो गया, आपके पास में 4 पाई R स्क्वायर इनटू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम के द्वारा फ्लक्स, ये बराबर आपके आपका आ गया E इंटू क्या लिखोगे 4 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, ये हो गया। दोनों आपस में बराबर है, अगर दोनों आपस में बराबर है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, E क्या है, आउटसाइड का थिन शेल के बाहर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो रही है, तो आपके पास में E इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, आपके पास में आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे आ जाएगा आपके पास इंटू 1 बाई क्या आ जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे आप, इसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसे लिख सकते हो, 4 पाई और 4 पाई आपके पास में कैंसिल हो गए, सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको आंसर मिलेगा सिग्मा, आपको आंसर मिलेगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। अच्छा, सिग्मा क्या है कांस्टेंट, R आपके पास में गिवन है, एप्सिलॉन नॉट आपके पास में क्या है कांस्टेंट, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इस पर्टिकुलर थिन स्फेरिकल सेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप जो है ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। फर्दर अगर आप देखोगे तो आपके पास में 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये क्या है आपके पास में नेट चार्ज, इस पे नेट चार्ज अगर आप Q मान लोगे कैपिटल Q, मान लो इस पे नेट चार्ज आपने क्या कर लिया कैपिटल Q कर मान लिया, और आपको क्या करना है, आपको जो की रूल अगर हम बताएं कि आउटसाइड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है, थिन स्फेरिकल सेल के बाहर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आपको निकालना है, इस पूरे चार्ज को आप सेंटर मान लो,
इस पूरे चार्ज को से Q बराबर कितना है 4πr² इंटू सिग्मा। इसको क्या कर लो सेंटर पे मान लो और पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दो। तो इसको अगर पूरे चार्ज को यहाँ पर कन्फाइन करके सेंटर पे मान लोगे तो टोटल चार्ज आपके पास में से कैपिटल Q यहाँ पर आ गया। पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई स्मॉल r²। तो इसके मतलब ये है कि अगर आपने कभी भी थिन स्फेरिकल सेल या आपके पास में हॉलो मेटालिक कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर जो कि आपके पास में चार्ज है उसकी वजह से आपने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करोगे पूरे चार्ज को समेट के पॉइंट पे लगा दो, इस पर्टिकुलर सेंटर पर रख दो, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बोलना चाह रहा हूं। तो फर्स्ट केस में आपके पास में क्या आ गया E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अच्छा अगर हम लोग क्या करें सेकंड केस की बात देखें, स्मॉल r इक्वल टू r। आप कहां पर आ गए, आप भाई आ गए, हेलो आप भाई आ गए इस पर्टिकुलर स्फेरिकल सेल पे। केस बी, केस ए के लिए आपने निकाल लिया, केस बी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। केस बी के लिए अगर आप बात करते हैं तो केस बी के लिए आपके पास में आप कहां पर आ गए, आप आ गए इस पर्टिकुलर थिन चार्ज सेल के थिन चार्ज की थिकनेस बहुत ही कम है। थिन चार्ज सेल के आप आ गए कहां पे सर्कमफ्रेंस में, थिन चार्ज सेल के सर्कमफ्रेंस में। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अच्छा क्या करोगे गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे। गॉस थ्योरम के लिए क्या चाहिए आपको एक क्लोज सरफेस चाहिए, आपको एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस चाहिए। फिर से क्लोज गॉसियन सरफेस आप क्या मान लो, क्लोज गॉसियन सरफेस आप मान लो एक पर्टिकुलर स्फीयर जिसका की रेडियस क्या है एग्जैक्ट से, जिसका की रेडियस क्या है से थ्योरेटिकली एग्जैक्टली कैपिटल R। तो इसको जो है कॉमन सेंटर मान करके आप क्या करो एक जो है क्लोज स्फीयर ले लो जिसका की रेडियस क्या है कैपिटल R। तो इसी के ऊपर वो पर्टिकुलर जो आपके पास में गॉसियन सरफेस है उसको ओवरलैप करेगा, ऐसे ओवरलैप करेगा। अब क्या टारगेट है बी टारगेट है। ए एक्सिव कर चुके हो, क्या ए एक्सिव कर चुके, टारगेट क्या है बी। इस पर्टिकुलर थिन सेल के सर्कमफ्रेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो क्या करना चाहते हो एक गॉसियन सरफेस अब क्या हो गया आपके पास में एक ऐसा जो है स्फीयर जो जिसका सेंटर कॉमन है, उसका रेडियस कितना है कैपिटल R उसका रेडियस है। अच्छा क्या करोगे आप, अगर आपने मान लो उस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक छोटा सा एरिया ले लिया, छोटा सा एरिया क्या ले लिया डी छोटा सा एरिया। यहां पर अगर आपने छोटा सा एरिया लिया है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपके पास में आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया पे इस पर्टिकुलर थिन चार्ज सेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपके पास में हो जाएगी सेंटर से, इसको ज्वाइन करो, ये रेडियल लाइन होगी, इसको आगे एक्सटेंड करो, रेडियली आउटवर्ड जाएगी। एक पर्टिकुलर रेडियल लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलरली मानी जाती है। पर्टिकुलर रेडियल लाइन जो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलाइनमेंट में है, वो पर्टिकुलर जो लाइन है वो पर्टिकुलर लाइन आपके पास में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर परपेंडिकुलर मानी जाती है। तो अगर आप इसे ही गॉसियन सरफेस ले रहे हो तो यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपके पास में मैग्नीट्यूड ऐसे, और यहाँ पर पॉइंट एरिया छोटे पॉइंट एरिया ले लो, हर पॉइंट एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा परपेंडिकुलर। हर पॉइंट एरिया पे आपके पास में जो एरिया वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सेम, माने थीटा इक्वल टू 0। हर पॉइंट एरिया के लिए थीटा इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास में यहाँ पर इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो आप अगर अपने मेथड से इस पूरे जो है गॉसियन सरफेस से अगर आप क्या निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या करो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ई है, एरिया कितना है 4πr², तो ई इंटू 4π कैपिटल R²। ये आपके पास में इस पर्टिकुलर जो है गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, इस गॉसियन सरफेस से आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। तो अगर आप इसको फॉर्मली प्रेजेंट करोगे, आप इसको इस तरह से प्रेजेंट करोगे, आपके पास में केस बी, यहां पर हम लिखते हैं केस बी
चलिए भाई केस बी की बात कर लेते हैं। केस बी की बात, आप एक ऐसे पॉइंट पर हैं जो कि इस पर्टिकुलर जो है थिन स्फीयरिकल, एक ऐसे पॉइंट पर है जो कि इस पर्टिकुलर थिन स्फीयरिकल सर्कल। आपका पॉइंट क्या, आपका पॉइंट ये क्या बातचीत कर रहे थे, अगर आप जो है फ्लक्स निकालेंगे अपने मेथड से, सम क्या वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए ओवर द क्लोज सरफेस, तो ये बराबर क्या हो गया, ये बराबर जगह सम ई डी ए कॉस थीटा, थीटा हर पॉइंट के लिए क्या बोल रहे हैं 0, सम ई क्या बोल रहे हो कांस्टेंट, ई बाहर आ गया, सम ओवर द क्लोज सरफेस डी ए, तो आपके पास में क्या हो गया, ई आपके पास मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है, सम डी ए ओवर द क्लोज सरफेस मींस डी ए 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 का सम, मतलब टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का एरिया थिन शेल जो कि स्फीयरिकल फॉर्म है उसका एरिया दैट इज इक्वल टू 4 पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया आपके पास आपके मेथड से रेक्टेंगल्स। गॉस क्या कहता है, गॉस कहता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आपके पास में एक फॉर्मूला ये है कि अगर आप गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज ले लें, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। सेम गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो अगर आप गॉस थ्योरम यूज करोगे तो आपके पास में गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपके पास में फ्लक्स आ गया आपके मेथड से, ये आपके पास में हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कहता है फाई इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर आपके पास में सुनो, एक बच्चा कंफ्यूज यहाँ पर होता है, अगर आपको ये दे दिया जाता है कि यही आपके पास में क्या हो गया, यही आपके पास में गॉसियन सरफेस हो गया, तो इसके मतलब ये हो गया कि ये जो पर्टिकुलर चार्ज है इसी गॉसियन सरफेस पे लोकेटेड है। ये पर्टिकुलर जो चार्ज है ये जो चार्ज है इसी गॉसियन सरफेस पे लोकेटेड है। तो अंदर कहाँ आ गया, अंदर तो आया नहीं। इसको समझने के लिए ऐसा कर लेते हैं, इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, आप अपना जो गॉसियन सरफेस है ना वो स्मॉल आर प्लस बहुत छोटा बना लोगे, बहुत छोटा नेग्लिजिबली स्मॉल, पिकोमीटर एंगस्ट्रोम, आगे पिकोमीटर और एंगस्ट्रोम साइज का ले लोगे। तो आपका जो गॉसियन सरफेस है, दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन है कि ये चार्ज जो है ये तो गॉसियन सरफेस पे ही अंदर कहाँ पे आया, तो आपका जो गॉसियन सरफेस होगा वो स्मॉल आर प्लस वेरी वेरी स्मॉल आर प्लस वेरी वेरी नेग्लिजिबली स्मॉल डिस्टेंस, इतना होगा। तो आपके पास में जो गॉसियन सरफेस है वो गॉसियन सरफेस के थोड़ा सा बाहर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो इमेजिनेशन में चल रहा है, गॉसियन सरफेस थोड़ा सा बाहर है, और अगर थोड़ा सा बाहर है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क तो होगा नहीं, और चार्ज आपके पास में क्या आ जाएगा, ये पर्टिकुलर जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपके पास में आ जाएगा अंदर इनसाइड। तो नेट चार्ज क्या होगा उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, नेट चार्ज कितना हो गया, ये होगा आपके पास में सिग्मा इनटू क्या बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया इज इक्वल टू नेट चार्ज डिवाइडेड बाय क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारे पास में क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों कंपेयर कर लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये फ्लक्स है आपके द्वारा, ये फ्लक्स है गॉस का, कंपेयर कर लो। तो कंपेयरिंग तो क्या आ जाएगा सिग्मा इनटू क्या बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू गॉस का फ्लक्स, आपका फ्लक्स क्या बोल रहे हो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ई क्या है इस पर्टिकुलर थिन सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा बच्चा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास में क्या होगा कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर आपके पास में कैंसिल। तो अगर 4 पाई आर स्क्वायर आपके पास में कैंसिल, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू आपके पास में आ गई सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये ई की वैल्यू आ गई। सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा आपके पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि आपको क्या दी हुई है, जो कि आपको दी हुई है कांस्टेंट, सिग्मा आपको दी है कांस्टेंट। तो यहाँ पर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपके पास में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, आपको रेडियली आउटवर्ड, ये आपके पास सेकंड केस हो गया। अच्छा, अगर आप फर्स्ट केस को देखोगे तो फर्स्ट केस में आपने इसमें एक केस में आपने ये कहा था कि आप जो है अगर बाहर किसी पॉइंट पर हो तो टोटल चार्ज को अंदर ले लो, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्म लगा दो। उस पर्टिकुलर केस में याद रखना कि टोटल चार्ज आपके पास में यहाँ पर है और पॉइंट चार्ज वाला आप जो है फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इसका डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इसका डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। केस ए में बाहर थे आप, ओके, पूरे चार्ज को क्या कर लिया अंदर मान लिया, तो आपके पास में जो है
यहाँ क्या बताना चाहते हो, दोबारा केस ए पे आना चाहते हैं, केस ए पे आना चाहते हैं। केस ए में क्या कर रहे थे, पूरे चार्ज को क्या कर लिया था, अंदर मान लिया था और पॉइंट चार्ज वाला फॉर्म लगाया था। पूरा चार्ज इस पे क्या लेट से क्यू, तो क्यू यहाँ पे लोकेटेड हो गया। ई का फॉर्मूला ई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज वाला फॉर्म लगा दो। लेकिन यहाँ पे याद रखोगे ना क्या कि क्यू क्या है, इस पे चार्ज, और 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, जो आपने जो आउटसाइड जो पॉइंट पी सेलेक्ट किया था उससे जाने वाला गॉसियन सरफेस, उससे जाने वाला गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा नहीं लोगे। सिग्मा बराबर क्या होता है, जो पर्टिकुलर चार्ज आपको दिया है उस पर्टिकुलर चार्ज को जिस सरफेस पे वो लोकेटेड है उससे डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर आपके पास में ये अगर आप बात करेंगे इस पर्टिकुलर जो है सिग्मा की, इस पर्टिकुलर सिग्मा की, तो इस पर्टिकुलर सिग्मा क्या होगा, ये आपके पास में है जो पर्टिकुलर चार्ज आपको दिया है कि उसको उसी एरिया से डिवाइड करोगे तब सिग्मा मिलता है। अगर आपने ये चार्ज ले लिया और सरफेस एरिया आपने 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर ले लिया तो वो सिग्मा नहीं हुआ। ये बात नोटिसेबल, ठीक हो गया। तो क्या हमारे पास में आ गया, हमारे पास में आ गया ये पर्टिकुलर फॉर्मूला ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पर, इस पर्टिकुलर थिन शेल के सरफेस पे। सिग्मा की वैल्यू आपके पास में क्या है, सिग्मा की वैल्यू आपके पास में फिर से लिख दें, सिग्मा की वैल्यू आपके पास में है टोटल चार्ज से कैपिटल क्यू ऑन द थिन शेल डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको इस तरह भी लिख सकते हो ई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर लिख सकते हो। तो क्या समझाना चाहते हो इसके जरिए, इसके जरिए ये समझना चाहते हैं कि अगर बाहर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में निकालना आना चाहिए और इस पे जो टोटल चार्ज है उसके टर्म में निकालना आना चाहिए। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में ए और बी का कंक्लूजन क्या होगा, ये बी का कंक्लूजन हो गया, ए का कंक्लूजन आपको मैं बता चुका हूँ। दोनों कंक्लूजन क्या हो गया, ये हो गया कि अगर आपके पास में यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल है उसके बाहर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, पूरे चार्ज को उठा करके सेंटर पे ले लो, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्म लगा दो। अगर आप सरफेस पे हो तो भी ऐसा करोगे क्या कि पूरे जो है यहाँ पे जो चार्ज है उसको उठा करके सेंटर पे रख दो और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज वाला फॉर्म लगा दो, तो आपके पास में इस पर्टिकुलर सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाता। ये बोलना चाहते हैं। तो केस ए और केस बी अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं केस सी पे। केस सी में आप क्या है, आपके पास में केस सी ऐसा पॉइंट है जो कि इस पर्टिकुलर थिन स्फेरिकल सेल के अंदर, थिन स्फेरिकल सेल के अंदर, थिन स्फेरिकल सेल के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं कहां पे आ गए आप आ गए अब सरफेस से उठ करके सेल के अंदर। सरफेस से हट जाओ भाई, कहां पे आ जाते हैं, आप आ जाते हैं सरफेस से, आप हट जाइए, कहां पे आ गए आप आ गए इस पर्टिकुलर थिन शेल के अंदर। केस सी, 3 केस है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के, 3 केस है। तो आप क्या कर रहे हो, गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। गॉसियन सरफेस कहां पे आपके पास में, फिर से कंसेंट्रिक केस की, और स्मॉल आर डिस्टेंस का, स्मॉल आर क्या है, लेस देन आर। किस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं थिन शेल के अंदर हो, यस। इस पर्टिकुलर पॉइंट का यहां से डिस्टेंस क्या है, आर, यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर। क्या करोगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम के लिए आपको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर क्लोज सरफेस, पर्टिकुलर क्लोज सरफेस हमारे पास में क्या, किसी स्फेरिकल, तो हमारे पास में स्फेरिकल क्लोज सरफेस होगा जिसका कि सेंटर और थिन सेल का सेंटर क्या है, कॉमन। जिसका सेंटर और थिन सेल का सेंटर क्या है आपके पास में, कॉमन। जिसका सेंटर और थिन सेल का सेंटर कॉमन हो गया। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां से लेके ये डिस्टेंस हो गई स्मॉल आर। क्या करोगे, पहले अपने मेथड से फ्लक्स निकालोगे, अपने मेथड से फ्लक्स, फिर गॉस थ्योरम से फ्लक्स। ये गॉसियन सरफेस हो गया,
कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल। ये पॉइंट पी हो गया अंडर कंसिडरेशन। यहाँ छोटा सा एरिया ले लो, पॉइंट एरिया, पॉइंट एरिया, पॉइंट एरिया, पॉइंट एरिया डी ले लिया। एरिया वेक्टर ये हो गया, एरिया वेक्टर ये हो गया, एरिया वेक्टर एन कैप, एन कैप पॉइंट एरिया डी। इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अच्छा सुनो, इस पर्टिकुलर जो है गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा सेम। अगर हम लोग यहाँ पर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और अगर हम लोग अपने मेथड से इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस से जाने वाला फ्लक्स निकालें तो हम लोग का मेथड क्या है? यहाँ पे बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट इज अंडर कंसीडरेशन। तो सी पार्ट इज अंडर कंसीडरेशन। आप लिखोगे फाई इज इक्वल टू सम, क्या लिखोगे? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ओवर द क्लोज सरफेस, ये लिखोगे। अच्छा ये आपके पास में क्या हो गया? ये आपके पास में हो गया सम गॉट EDA cos थीटा, ऑब्वियसली सम EDA cos थीटा ओवर द क्लोज सरफेस, ये हो गया आपके पास में भाई सम EDA cos थीटा, ये हो गया आपके पास में फ्लक्स। किससे? सम EDA cos थीटा ओवर द क्लोज सरफेस, फ्लक्स हो गया इससे, इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा गॉस थ्योरम अप्लाई करो। ये कौन सा? ये भी छोड़ दो इसको। ये आपके पास में क्या है? इक्वेशन नंबर 1। गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है कि अगर आपने फ्लक्स निकालना है फाई तो क्या होगा? नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है? इसके अंदर, इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस के अंदर, इस एरिया में कुछ है ही नहीं, हवा है बस, एयर। तो नेट चार्ज क्या है? नेट चार्ज 0। तो आपके पास में गॉसियन थ्योरम से Q नेट बराबर हो गया 0, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। तो फ्लक्स आपके पास में क्या आ गया? फ्लक्स आपके पास में आ गया 0। एक आपके मेथड से फ्लक्स आ गया इतना और गॉस थ्योरम से फ्लक्स आ गया 0। दोनों कंपेयर कर देते हैं, देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अगर है तो सिमेट्री की वजह से उसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। चलो कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नाउ आप बोलोगे सम क्या? EDA cos थीटा ओवर द क्लोज सरफेस, दिस इज इक्वल टू 0। EDA cos थीटा ओवर द क्लोज सरफेस। अच्छा देखो ध्यान सुनो, अगर हम मानते हैं E इज नॉट, अगर हम मानते हैं लेट्स से, अगर हम मानते हैं E इज मान लो हम मानते हैं E इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं। अच्छा DA साफ दिखाई पड़ रहा है, पॉइंट एरिया, छोटे पॉइंट एरिया ये 0 है, DA इज नॉट इक्वल टू 0। एक ही ऑप्शन तुम्हारे पास में होगा क्या? कि cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों? ये तीनों का प्रोडक्ट 0 तब बनेगा, 0 तो डेफिनेट है। क्या गॉस थ्योरम लगाओगे तो ये चीज डेफिनेट है कि इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। तो हम मान रहे हैं कि E इज लेट्स से नॉट 0, DA ऑब्वियसली 0 नहीं है। अगर दोनों 0 नहीं है तो इसका मतलब ये आपके पास में क्या होना चाहिए? 0 0 0 cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज, क्यों? दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चे? 90। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा इक्वल टू होता है एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप E इज नॉट इक्वल टू 0 कर रहे हो, या आप ऑब्वियसली 0 के बराबर नहीं है, तो आपके पास में थीटा हर पॉइंट पर 90 डिग्री है। मतलब आपके पास में एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर आपके पास में ये है और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज द डायरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे हो गया भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? फिर से रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपके पास में सच दैट कि एरिया वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब आपके पास में जो रेडियल लाइन है, रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इस कॉन्सेप्ट से बनाओगे कि इज नॉट इक्वल टू 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर एग्जिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। बोर्ड करके लिखो यार, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपके पास में ऐसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में ऐसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्लोज लूप बना रही। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है क्लोज लूप बना रही। इलेक्ट्रिक यहाँ पे चार्ज क्या है? रेस्ट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। दो तरह की फील्ड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये नहीं पॉसिबल है। अगर ऐसा करोगे तो आपके पास में जो ई वेक्टर रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर होने की वजह से, क्योंकि आपने निकाला है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि आप इसका जो है प्रोडक्ट लिखना चाहते हो जीरो, इसे आपने जीरो नहीं माना, जीरो है नहीं, ये आपके पास में जीरो होने के लिए थीटा 90 होना चाहिए। थीटा 90 होते ही क्या होगा कि आपके पास में ये हो गया रेडियल लाइन, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ भी आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टेंजेंशियल इस सरफेस के, इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस के टेंजेंशियल होगी, क्लोज लूप बनाएगी ऐसे गोल 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 गोल, जो कि पॉसिबल नहीं। तो इसलिए पॉसिबल नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास में थीटा है, ये cos थीटा, ये जीरो है नहीं। अच्छा, तुमने डिक्लेयर कर दिया कि भैया देखो ये तो तुम्हारा जीरो हुआ नहीं, ये जीरो हुआ नहीं, पलट के आ जाओ, एक ही ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा जीरो, वो ये कह रहा है, वो एग्जैक्टली ये कह रहा है। तो इसके मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर थिन शेल के हर पॉइंट पर यहाँ आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो। अगर आप गॉसियन सरफेस के रेडियस को यहाँ से लेकर के छोटा करते हो तभी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगर आप यहाँ बड़ा करते हो तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा। इसको और बड़ा करते हो तो इस पर्टिकुलर थिन शेल के अंदर जो आपके पास में और बड़ा गॉसियन सरफेस है, उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो। क्या करें मतलब है, इसके हर पॉइंट पर अंदर थिन शेल के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे बोर्ड की में क्या लिखोगे। अगर मतलब बोर्ड की आंसर शीट पे होता तो आप क्या लिखते, आप सिंपली लिखते कि हमारे पास में EDA cos थीटा, इसका प्रोडक्ट का सम ओवर द क्लोज सरफेस जीरो आ रहा है कंपेयरिंग 1 and 2, तो हम यहाँ पर सीधे लिखते और ये दिमाग में रखेंगे आप। बोर्ड की आंसर शीट पे आप लिखते सिंपली, इसलिए E इज इक्वल टू जीरो, ये आंसर। तो केस सी में अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन थिन शेल जो कि आपके पास में यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखोगे तो देखो इस पर्टिकुलर सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ये हो गया ऐसे, ये भाई ऐसे। अच्छा, ऐसे आप क्रॉस कर रहे हो, ओके, ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। ये हमारे पास में क्या हो गया बाउंड्री, ये हमारे पास में हो गया भाई बाउंड्री, ये हमारे पास में क्या हो गया बाउंड्री, ये हमारे पास में बाउंड्री हो गई। अच्छा, ये क्या हो गया हमारे पास में ओरिजिन, ऐसे क्रॉस कर रहे हो, ये हमारे पास में क्या हो गया, इधर क्या हो गया हमारे पास में माइनस है, ये क्या हो गया सेंटर, इतना रीजन क्या हो गया वेल इनसाइड द थिन सेल, वेल इनसाइड द थिन सेल, ये हमारे पास में क्या हो गया कैपिटल आर, ये वेल इनसाइड द थिन सेल, वेल इनसाइड द थिन सेल, ये आउटसाइड द थिन सेल, ये रीजन आउटसाइड द थिन सेल। तो वेल इनसाइड द थिन सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो। यहाँ पे क्या ले रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। यहाँ क्या लिख रहा है क्रॉसिंग डिस्टेंस, थिन सेल को ऐसे 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 क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉसिंग आपके पास में अलाइनमेंट हो गया, ये क्रॉसिंग अलाइनमेंट। इधर क्या दिख रहा है ऐसे 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 क्रॉस करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे क्या होगी, 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 उसको यहाँ निकला है वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो आउटसाइड यहाँ पे अगर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, मैंने की रूल बताया क्या, आपके पास में पूरे चार्ज को अंदर रख दो और 5 वाला फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 1/4 पूरा चार्ज इस पे क्यू है, उसको उठा के याद कर दो Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा के टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस के टर्म में पता होनी चाहिए, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो आप यहाँ पर ऐसे आएंगे भैया E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यहाँ भी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यहाँ भी अब ऐसा होगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सेम सिमेट्रिकल, दोनों तरफ सिमेट्रिकल डायग्राम बनाओगे, डायग्राम की नीटनेस भी माने रखती है, डायग्राम की नीटनेस भी माने रखती है। आपका प्रेजेंटेशन आपकी पर्सनालिटी को बताता है, आपका प्रेजेंटेशन आपकी पर्सनालिटी को बताएगा लाइफ में। तो आपके पास में E यहाँ पे क्या लिखोगे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यहाँ भी क्या लिखोगे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अच्छा, ये क्या हो गया सरफेस पे, ये क्या हो गया सरफेस पे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड,
सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फिर से पूरे चार्ज को यहाँ अब पॉइंट चार्ज वाला फॉर्म लगा दो, तो आपके पास में आ जाएगा पॉइंट चार्ज वाला फॉर्म लगाने पे 1/4 पूरा चार्ज मतलब कैपिटल Q है डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में 1/4 टोटल चार्ज, उसको यहाँ रख दिया कैपिटल Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे निकाला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आपके पास में जो फील्ड हो गई वो आपके पास में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी मैक्सिमम फील्ड, क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, स्मॉल r की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट तक यहाँ चले जाओ, स्मॉल r की वैल्यू कम होती जा रही और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस के लिए स्मॉल r की वैल्यू क्या मिनिमम, इसके अंदर तो फील्ड है ही नहीं भैया, तो इसलिए फील्ड यहाँ पर क्या होगी मैक्सिमम, फील्ड यहाँ पर क्या होगी मैक्सिमम, ये फील्ड यहाँ पर होगी मैक्सिमम, अंदर फील्ड क्या होगी जीरो, डार्क लाइन दिखा होगा ऐसे डार्क लाइन से प्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो 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 जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सरफेस पे आएंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या 1/4 टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप मार्क कर सकते हो क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज डिवाइडेड बाई जिस चार्ज पे वो जिस पर्टिकुलर सरफेस पे वो चार्ज लोकेटेड है, चार्ज डिवाइडेड बाई जिस पर्टिकुलर सरफेस पे वो चार्ज लोकेटेड है उस पर्टिकुलर सरफेस से डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा सिग्मा, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। मैक्सिमम फील्ड कितनी होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अगर आप क्या करोगे, इसको जो है सिमेट्रिकल डायग्राम होना चाहिए, थोड़ा सा स्लाइड जो है ये पर्टिकुलर जो कर्व है और इधर स्लोप होना चाहिए इधर से। अच्छा अगर आप क्या करोगे, अगर आप जो है ऐसे क्रॉस करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का है, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डिसकंटीन्यूअस। कोई अगर पूछे कि 3-4 सेल को अगर आप क्रॉस करते हो कहाँ पे, 3-4 सेल को क्रॉस करते हो से अलोंग द डाया तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट, इसका नाम प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी डिसकंटीन्यूअस। अगर कोई आपसे पूछता है कि इस पर्टिकुलर थिंग सेल के अगर आप सरफेस पे मूव करते हो ऐसे मूव करते हो, ऐसे नहीं मूव कर रहे हो तब तो डिसकंटीन्यूअस है, ऐसे मूव करते हो ऐसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे प्रेजेंट है, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंस की वजह से क्या है कंटीन्यूअस, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कंटीन्यूअस है, मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड कंटीन्यूअस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर क्रॉस करोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटीन्यूअस है। अगर हम लोग थिन शेल की बात करें तो थिन यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल से रिलेटेड जो अगली फिजिकल क्वांटिटी है वो आपके पास में होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी आपके पास में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी आपके पास में 3 केस हो गए, क्या, एक तो आपके पास में आउटसाइड, एक आपके पास में सरफेस पे, एक आपके पास में अंदर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग बात समझ चुके हैं तो आप अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। चलो भैया समझाओ सर, क्या समझाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स यार, मन से पढ़ाता हूँ भाई, मानो या ना मानो फिजिक्स। अच्छा आपके पास में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या लिख दिया हमने, सेम चार्ज डिवाइस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या ले लिया हमने, यहाँ पे मार्क कर दें, किसके लिए बात कर रहे हैं, V, लेट्स से V स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसके लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात, कौन सा केस ले रहे हो, मान लो हम सबसे नीचे वाला केस ले रहे हैं, स्मॉल r इज, मान लो स्मॉल r इज लेते हैं ना, ये ले। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में यहाँ पे 0, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी 0, रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका टू क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप अगर अंदर कंसीडर कर रहे हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस dV/dr ये बराबर क्या है 0। इसके अंदर 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट, उसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो, वो क्या आ रहा है 0। यहाँ 2 पॉइंट ले लो, यहाँ 2 पॉइंट, इसको डिलीट कर देते हैं भाई, ठीक है, ये पुराना डायग्राम हो गया, अज्यूम कि आप समझ गए होंगे, इसको भाई डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया, चलो डिलीट हो जाओ भाई, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। क्या कर लो, ये सेंटर हो गया, सेंटर मार्क कर दो भाई, इसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0, 2 पॉइंट ले लो,
एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये लो, ये पॉइंट 1 ले लिया, पॉइंट 2 ले लिया। अच्छा ये आपके पास में क्या हो गया, सेट डी आर वेक्टर, इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो, वो कितना आ रहा है आपके पास में 0। क्यों? क्योंकि अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से पानी के बहने के इक्विवेलेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मूव करती हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो अगर मान लो हथेली पे मैंने पानी रखा हुआ है, उसको अगर आप फ्लो कराओगे इस डायरेक्शन में, ये हाथ उठाना पड़ेगा, तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, पानी बह गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर गई हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब अगर मान लो पानी को बहाना ही नहीं है तो क्या करोगे, ऐसे हाथ को हॉरिजॉन्टल करोगे, तब क्या हो जाएगा, पानी नहीं बहा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जो मूवमेंट है खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0, क्योंकि पानी वाटर जो है यहाँ पर मूव ही नहीं कर रहा है। अच्छा वो कब होगा, जबकि इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई क्या होगी सेम, इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई क्या होगी सेम, मतलब ये दोनों क्या होंगे सेम पोटेंशियल पे। ये बात हमने पहले से बता दी, यहाँ पर आ जाए दोबारा, माइनस डी बाई डी आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस डी बी इक्वल टू 0 इंटू डी आर, तो क्या हो गया सर 0, ऐसे ले लो। तो इसका मतलब dv इक्वल टू क्या हो गया, dv इक्वल टू आपके पास में हो गया 0। अच्छा dv इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, v इक्वल टू कांस्टेंट, या ऐसे ले लो, dv इक्वल टू 0 का मतलब ये भी होता है कि आपके पास में v फाइनल माइनस v इनिशियल, v2 माइनस v1, ये बराबर आपके पास में क्या है 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, v2 इक्वल टू v1, v2 इक्वल टू v1, या v इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ पर है। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और डी आर ड्रॉ कर लो, यहाँ पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अच्छा और अगर आप जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी लेते हैं, तो सरफेस इस पर्टिकुलर डी को भी यहीं पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेते हो, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे एक लाइन से, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो गया, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास में हो गया 3, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास में क्या हो गया 4, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास में थिन शेल के ऊपर क्या हो गया 4, थिन शेल के ऊपर हो गया 4। तो अगर आप इस पर्टिकुलर 3, 4 को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाइनमेंट में अगर आप क्या निकालते हो, अगर आप जो है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हो, तो आपके पास में नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट फिर से क्या आ जाएगा 0। अगर नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट 0 आ जाएगा तो इसके मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है, वो अगर आपके पास में 0 है, अगर नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास पोटेंशियल ड्रॉप जो कि dv है वो 0 आ गया। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट 0। तो इसका मतलब क्या होगा, सिमिलरली वहां से अगर कंसीडर करो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से, तो आपके पास में क्या हो गया, इसके क्रॉस ड्रॉप क्या हो गया 0, इसके ड्रॉप 0, dv 0। अगर dv 0 तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल सेम। और ये आप बोल भी चुके हो, यहाँ देखो लिखा है आपने कि v इक्वल टू कांस्टेंट, तो v इक्वल टू कांस्टेंट मतलब ये अंदर हर पॉइंट पे आपके पास में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सेम। फिलहाल यहाँ पर अगर हम लोग आ जाए, हम बात कर रहे थे कि आपके पास इन दोनों पोटेंशियल सेम, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज 0, तो क्यों 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो डेल्टा v 0, तो डेल्टा v 0 मतलब 3 और 4 पॉइंट का पोटेंशियल क्या सेम, मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो इसका पोटेंशियल है, सरफेस में जो पोटेंशियल है वही आपके पास में इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल है। ये हमें पता लग गया, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वही इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल है, ये हमें पता लग गया। और ये पता लग गया कि अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सेम। तो ये हमारे पास में एक ऐसा रीजन हो गया जो कि इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। अगर आपको एक एग्जांपल देना हो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम का, तो आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो एग्जांपल यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल या हॉलो मेटालिक कंडक्टर, हॉलो मेटालिक कंडक्टर से स्फेरिकल इन शेप। अगर और सिंपलीफाई करना चाहोगे, हॉलो स्फेरिकल मेटालिक कंडक्टर, अंदर आपके पास में होता है इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। तो अगर हम लोग जो है क्या बात करें, अगर हम लोग स्मॉल r इज लेस देन r, तो आप अंदर हो तो अंदर हर पॉइंट पोटेंशियल क्या हो गया सेम, और ये पोटेंशियल यहाँ पे जो पोटेंशियल हुआ उसी के बराबर होगा। चलो आगे बात कर लेते हैं किसकी, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, बाहर चलते हैं। जब पोटेंशियल की वैल्यू तो आपने निकाली नहीं, अभी बता देते हैं, अभी बता देंगे, इस डिस्कस के बाद में बात कर लेते हैं, बता देंगे नहीं क्या। ए आ गया, कहाँ पे आप बाहर हो, तो बाहर आपने क्या देखा था, बाहर आपने देखा था कि आपके पास में E इक्वल टू क्या बोल रहे थे आप, 1/4πε0, टोटल चार्ज को सेंटर पर रख दो तो Q हो गया, डिवाइडेड बाई, अगर आपके पास एक पॉइंट P यहाँ पर है, पॉइंट P यहाँ पर है, उसका यहाँ से डिस्टेंस स्मॉल r है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, ये हो जाएगी आपके पास। अच्छा E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है माइनस dv बाई dr, तो माइनस dv बाई dr ये बराबर क्या हो गया, टोटल चार्ज दैट इज रिसाइडिंग ऑन द थिन स्फेरिकल शेल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई r स्क्वायर, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। अब इसके मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि dv इक्वल टू क्या लिखो, q क्या है कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, dr को इधर ले जाओ डिवाइडेड बाय क्या कर लो r स्क्वायर, dr को इधर ले r स्क्वायर नीचे माइनस है, ये माइनस प्रोडक्ट इधर ले गए। फिर आगे बढ़ जाइए, क्या कि अगर आप सम करेंगे dv इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो आपके पास में ये कांस्टेंट क्या बाहर आ जाएगा बच्चे, तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आपके पास में क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सम आपके पास में r रेज़ टू पावर 2 को ऊपर ले आओ तो r रेज़ टू पावर माइनस 2 हो जाएगी इनटू dr। बच्चों का मैथमेटिकल टूल्स थोड़ा सा जो है स्ट्रांग होने वाला है, r रेज़ टू दी पावर माइनस 2 इनटू dr, r रेज़ टू दी पावर माइनस 2 इनटू dr, मैथमेटिकल टूल्स मैं बोल रहा था थोड़ा स्ट्रांग करने वाला है। चलो इसके हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन याद रखना इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई q क्या है टोटल चार्ज ऑन द फंक्शन q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन आपके पास में हो जाएगा r रेज़ टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या बोलोगे माइनस 2 प्लस 1 दैट इज क्लोज, ऐसे बोलोगे। तो ये क्या हो गया माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, ये नीचे आ जाएगा। क्या मतलब हो गया, आपके पास में हो गया v इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपके पास में आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाई r यहाँ पर आ गया आपके पास में, और आपको यहाँ पर लगाना चाहिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अच्छा c की वैल्यू को निकालनी है तो आपको एक चीज पता है कि r बराबर का इंफिनिटी है, r बराबर इंफिनिटी है तो रेफरेंस पोटेंशियल हम लोग क्या ले लेते हैं जीरो। सिंप्लिसिटी के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम लोग पोटेंशियल क्या लेते हैं जीरो। तो यहाँ पे क्या रखूं r इक्वल टू इंफिनिटी, तो r इक्वल टू इंफिनिटी, v बराबर क्या रखोगे जीरो, r इक्वल टू इंफिनिटी v बराबर जीरो। ध्यान दो अगर यहाँ पे r इक्वल टू इंफिनिटी रखा तो रियल नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा जीरो, ये जीरो हो जाएगा जीरो। r इक्वल टू इंफिनिटी पे v इक्वल टू जीरो रख रहे हो, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, c की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू आउटसाइड केस a ले रहे थे यहाँ पे, केस a b और c को इकट्ठा डिस्कस कर चुके, यहाँ पर आप जो है b और c को इकट्ठा यहाँ पे डिस्कस कर चुके हो, उसका a केस ले रहे थे। अच्छा a केस में आपके पास में क्या आ गया c इक्वल टू जीरो, तो आपका हो गया v इक्वल टू टोटल चार्ज दैट इज रिसाइडिंग ऑन द थिन शेल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ गया 1 बाई स्मॉल r, ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में आ गया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में आ गया इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल के बाहर, क्या v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ये आ गया आपके पास। अच्छा r आपके पास में क्या है, यहां से लेकर के ये डिस्टेंस r है, इसको पास में लो और पास में लो और पास में लो और पास में लो, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रख दो तो इस पॉइंट पोटेंशियल आ जाएगा। तो क्या मतलब है सरफेस पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल आपके पास में आ गया कितना, आपके पास में आ गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई r। तो आउटसाइड अगर आप होंगे तो आउटसाइड पोटेंशियल आपके पास में हो गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर पोटेंशियल आपके पास में हो गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई r। यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई कैपिटल R। अगर यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है, तो हर पॉइंट पोटेंशियल क्या होता है, आपको यहाँ पे 3 और 4 का एग्जांपल देके बताया था, सरफेस जितना पोटेंशियल है उतना ही, तो अंदर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम में हर पॉइंट पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज q डिवाइडेड बाई कैपिटल R। जो यहाँ पर होगा वो यहाँ हर पॉइंट पर होगा, ये मैं कहना चाहता था। तो क्या बोल रहे हो, अगर आप जो है यहाँ पर बोलेंगे r इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या निकालना चाह रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर आप बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपके पास एक फॉर्मूला हो गया q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई स्मॉल r। अच्छा इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में क्या होगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई कैपिटल R। अच्छा अंदर हर पॉइंट पोटेंशियल से उतना ही सरफेस पे, तो 1 बाई q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई r, ये पोटेंशियल के लिए भी आपके पास से फॉर्मूला है।
अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का डायग्राम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का डायग्राम इसको ऐसे क्रॉस कर रहे हो, अगर आप ग्राफ देखना चाहोगे तो ग्राफ आपके पास में ऐसे आएगा भाई। अगर आप ग्राफ देखना चाहोगे तो ग्राफ आपके पास में ऐसा आएगा। ग्राफ आपके पास ऐसे क्रॉस करो, टिक 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 ऐसे क्रॉस कर रहे हो। अच्छा यहाँ क्या ले रहे हो, ये आपके पास में जो है सेंटर से नीचे जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो वर्टिकल लाइन है आपके पास में ऐसे। अच्छा ये आपके पास में क्या होगी, बाउंड्री, एक तरफ बाउंड्री, ये आपके पास में क्या होगी बाउंड्री, ये आपके पास में क्या होगी एक और बाउंड्री, एक और बाउंड्री, ऐसे क्रॉस करो, ऐसे जगह क्रॉस करो ऐसे। ये आपके पास में क्या होगा +8, ये आपके पास में -8, ये आपके पास में कैपिटल R थिन शेल के अंदर, ये आपको कैपिटल R थिन शेल के अंदर। यस, क्या ड्रॉ करने जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R डायग्राम ड्रॉ कर चुके। क्या ड्रॉ करने जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ कर चुके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस डायग्राम। यहाँ पे क्या ले रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोला, अगर आप बाहर हो तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, क्यों क्या है प्रोडक्ट थिन शेल पे चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो डायग्राम कैसे होगा, ऐसे होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर के डायग्राम में फर्क होता है मैथमेटिकल टूल्स में, उसे ठीक से समझना चाहिए। तो हमारे पास में हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ये डायग्राम हो गया V is inversely proportional to R आउटसाइड। अच्छा इधर सेम क्या, V is inversely proportional to R not R square। तो आपके पास में आ गया, यहां पर आपके पास में आ गया भाई ऐसे, V is inversely proportional to R, यहाँ लिख दें V is inversely proportional to distance from the center, distance from the center not from the surface, distance from the center। अच्छा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सरफेस पे क्या बोला, Q/4πε × 1/r, पोटेंशियल यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, पोटेंशियल यहाँ पे मैक्सिमम। फिर अंदर हर पॉइंट पोटेंशियल क्या, सेम 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 सेम। तो क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे पैरेलल टू योर r एक्सिस। यहाँ पोटेंशियल 1/4πε0 कैपिटल Q/R, 1/4πε0 कैपिटल Q/R, 1/4πε0 कैपिटल Q/R। तो ये आपके पास में क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1/4πε0 कैपिटल Q/R, 1/4πε0 कैपिटल Q/R। इस तरह से यहाँ पर हर पॉइंट पोटेंशियल सेम, माने ये लाइन आपके पास में अब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नीचे नहीं बनेगी, ऊपर बनेगी, ऐसे बनेगी ऐसे पैरेलल टू r एक्सिस। उसके बाद में यहाँ पर फिर से आपके पास में सेम स्टोरी, क्या, V is inversely proportional to R। ये छोटी सी, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने अपने लेवल पे दी है, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन। किसके बारे में, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल के बारे में दिए। और इसके ये हमारे पास में इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों से रिलेटेड ये पार्ट 1 वीडियो है। अगले पार्ट 2 में, और हो सकता है कि उसके बाद भी अगले पार्ट में, हम इसी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल से रिलेटेड और डिस्कस करें। हर टॉपिक को ख़त्म करने के बाद में मैं इसे छोड़ता नहीं हूँ, इनफैक्ट क्लास में भी नहीं छोड़ता हूँ, और उसके बारे में और बातें जितनी भी पॉसिबल होती हैं उसे हमें डिस्कस कर लेता हूँ। आप सबका जो है इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते भी रहिए, साथ साथ टेबल चेयर मैं लगातार बोलता हूँ, पकड़े रहो और उस पर लगातार कॉपी पेन से अभ्यास करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।